गुड मॉर्निंग। देखो अपना लेसन नंबर 6 चल रहा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। दिख रहा है किसी के कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना पहले ही। तो अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक। इसमें अपन ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण को कैसे संतुलित करेगी, ये सारा अपन देख चुके हैं। लास्ट में अपन ने देखा था कि संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया हो गया था क्या कल? ये लास्ट टॉपिक क्या था? योगात्मक अभिक्रिया है। हाँ, संयुग्मन अभिक्रिया देख चुके थे, ये स्टार्ट किया था। कोयले का दहन, ये सारे हो गए थे क्या? मैग्नीशियम पीते का दहन, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। अच्छा ये चलेगा। तो अपना लास्ट टॉपिक था संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया देखो, संयुग्मन इसका दूसरा नाम है योगात्मक। इस अभिक्रिया में होता क्या है, दो यौगिक क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे और क्या कर लेंगे, उत्पाद का निर्माण कर लेंगे या नए पदार्थ का निर्माण कर लेंगे। जैसे अपन ने क्या किया, कोई एग्जाम्पल दिया, जैसे N2 + 3H2, इन्होंने क्या बनाया आपके 2NH3। ठीक है, तो संयोगात्मक में या योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया में क्या होंगे, दो क्रियाकारक आपस में जुड़ जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, आपके उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब इसके देखते हैं अपन उदाहरण, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके नाम से परिभाषा तो बन जाती है, परिभाषा पूछी भी नहीं जाती है, वो डायरेक्ट उदाहरण पूछता है। योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया के उदाहरण बताइए। तो पहला उदाहरण है आपका कोयले का जलना। ये मेरे हिसाब से अब तक याद हो गया होगा, 3 4 5 बार ये क्या हो गया आपका, रिपीट हो गया। कोयले का जलना, कोयले में क्या होता है आपका, कार्बन होता है। कोयले में क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और क्या बन गया आपका, संयोग। ठीक है, ये एक उदाहरण है आपका संयोगात्मक का, युग्मन का। दूसरा देखते हैं अपन मैग्नीशियम पीते का दहन। मैग्नीशियम फीते का दहन, मैग्नीशियम क्या होता है आपका, Mg। ठीक है, दहन किसकी उपस्थिति में होगा, आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और क्या बन जाएगा, 2MgO। समीकरण संतुलित नहीं है तो अपन ने क्या कर दिया, इसको संतुलित कर दिया। ठीक है, ये उदाहरण आपके संयुग्मन अभिक्रिया का। एक उदाहरण और देखते हैं, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। ऊपर लिख देती हूँ, शायद दिख रहा नहीं होगा। अगला उदाहरण है आपका एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलेंगे अपन, एथीन। इसका नाम मैं इधर लिख देती हूँ। एथीन का हाइड्रोजनीकरण मतलब एथीन किससे संयोग करेगी, आपकी हाइड्रोजन से संयोग करेगी। किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करेगी, आपकी निकिल एक उत्प्रेरक दे रखा है, अब जाके 10 बच्चे में निकिल उत्प्रेरक है आपका, और इसका तापमान कितना है, 473 केल्विन। और क्या बन गया आपका, एथीन का हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई, इसको बोलते हैं एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन की हाइड्रोजन से क्रिया कराई, इसको बोलेंगे एथीन का हाइड्रोजनीकरण। निकिल क्या है आपका, उत्प्रेरक है, इतना तापमान है। कल अपन ने देखा था इसको, जैसे आपके कोई उत्प्रेरक है, ताप है, दाब है, उसको क्या करते हैं, तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। कल अपन ने जब रासायनिक समीकरण संतुलित करना देखा था, उसमें देखा था। ठीक है, अब ये क्रिया करके क्या बनाएगी आपकी, CH3, और इसको क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एथेन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। एथीन का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, मतलब हाइड्रोजन से संयोग करवाते हैं। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है।
तो आपसे अगर योगात्मक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे या 4 पूछे तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो। जरूरी नहीं है ये एग्जाम्पल लिखो, ऐसी अभिक्रिया लिखनी है जिसमें 2 यौगिक जुड़ के एक नया उत्पाद बनाए। कहीं भी अभिक्रिया को एडजस्ट कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो ये थी आपके योगात्मक अभिक्रिया। अगला प्रकार देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रकार देखते हैं विस्थापन। मतलब विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित हो जाना, एक की जगह दूसरे का आ जाना। तो अगला है आपका विस्थापन अभिक्रिया, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन में होगा क्या समझो। जैसे ये क्या है आपके एक तत्व है, ठीक है, फिर क्या हुआ ये दूसरा है, तो अपन इन दोनों को क्या बोलते हैं अभिक्रिया में? क्रियाकारक। क्या बोलते हैं अपन? क्रियाकारक। अब क्या होगा, ए और सी बन जाएगा और आपका बी क्या हो गया? आपका अलग हो गया। इसका मतलब ये होता है एक की जगह दूसरा आ गया, एक ने दूसरे को विस्थापित कर दिया। एक ने क्या किया? आपका दूसरे को विस्थापित कर दिया। बी को क्या किया? आपके सी ने विस्थापित कर दिया और क्या बन गया? आपके ए सी और बी क्या हो गया? आपका अलग। तो ये क्या आपके उत्पाद है। तो विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक क्रियाकारक अपने समूह को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह क्या आ जाता है? आपका दूसरा समूह आ जाता है। यह है विस्थापन। अब विस्थापन में कुछ नियम ध्यान रखने पड़ेंगे। विस्थापन में कुछ नियम ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे सक्रियता। एक शब्द है सक्रियता। जो ज्यादा सक्रिय होगा वो कम सक्रिय को क्या कर देता है? आपका विस्थापित कर देगा। जैसे अगर कोई ज्यादा एक्टिव है तो वो क्या करेगा? अपने काम तुरंत कर लेगा और जो ढीला है वो क्या करेगा? पीछे रह जाएगा। वैसे ही क्या होता है, तत्वों में एक श्रेणी बनाई गई है, सक्रियता श्रेणी। तत्वों में एक श्रेणी बनाई गई है, सक्रियता श्रेणी। कुछ तत्व ज्यादा सक्रिय होंगे, तुरंत अभिक्रिया करके दूसरे को प्रतिस्थापित कर देंगे, और कुछ क्या होंगे? कम सक्रिय होंगे। तो उस सक्रियता श्रेणी को अपन को ध्यान रखना है। तो अपन देखते हैं सक्रियता श्रेणी। विस्थापन अभिक्रिया को अपन ने देखा, इसमें एक श्रेणी देख रहे हैं, सक्रियता श्रेणी। फिर उसके बाद में देखेंगे एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। देखो इस श्रेणी को ध्यान रखना आपका, ठीक है। जैसे मैंने एक समीकरण लिखी, कॉपर सल्फेट और जिंक, ये क्या है? धातु है। कॉपर भी क्या आपकी धातु है। अब इन दोनों ने अभिक्रिया की और क्या बना लिया? जिंक सल्फेट और कॉपर, ठीक है। अब देखो जो जिंक था उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन का। विस्थापित हो गया ना, कॉपर की जगह कौन आ गया? आपका जिंक आ गया, ठीक है। तो ये एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। इसी से अपन ने एक श्रेणी बनाई है, सक्रियता श्रेणी। तो कुछ तत्व अधिक सक्रिय होंगे, जैसे पोटेशियम है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है आपका? के। पोटेशियम ये सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व है। फिर उसके बाद में क्या आता है आपका? सोडियम। ये नाम तो याद होंगे ना, प्रतीक तो 9th में प्रतीक पढ़े थे। सोडियम है, उसके बाद में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आपका जिंक है, इसके अलावा आयरन है, लेड है और हाइड्रोजन। अब देखो ये जो तत्व है वो अधिक सक्रिय है। ये क्या आपके अधिक सक्रिय है। तो ये क्या करेंगे? कम सक्रिय को प्रतिस्थापित कर देंगे। ये क्या करेंगे? कम सक्रिय को प्रतिस्थापित कर देंगे। सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होता है? पोटेशियम। फिर आपका सोडियम। सोडियम इतना सक्रिय होता है, अगर आप इसको खुला हवा में छोड़ दोगे तो जलने लग जाएगा। तो लैब में क्या किया जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो के, सोडियम के ऐसे टुकड़े टुकड़े रहते हैं और मिट्टी के तेल के अंदर वो डूबा रहता है। ये ज्यादा सक्रिय तत्व है। इसको जैसे ही बाहर निकाला, अगर खुली हवा में आ गया तो आग पकड़ लेता है, ठीक है।
फिर उसके बाद में कौन होता है आपका कैल्शियम, फिर कौन होता है आपका मैग्नीशियम, फिर कौन है आपका जिंक, फिर कौन है आयरन और फिर कौन है लेड। अब देखो यहाँ क्या था कॉपर, कॉपर यहाँ कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, क्योंकि कॉपर क्या है आपका कम सक्रिय और जिंक क्या है आपका ज्यादा सक्रिय है। इसीलिए इसने क्या किया, कौन है भाई ये? आदित्य। हाँ भाई क्या पूछ रहे थे, पूछो। हम हाथ करके नीचे कर लेते हैं। तो क्या हुआ, जो ज्यादा सक्रिय तत्व होगा वो कम सक्रिय को प्रतिस्थापित कर देगा। तो कॉपर को किसने प्रतिस्थापित कर दिया? जिंक ने। ये सारे क्या है? अधिक सक्रिय तत्व है। ठीक है, अब इसके जो नीचे श्रेणी होगी वो मैं ऊपर बना देती हूँ इस तरफ। हाइड्रोजन से जस्ट आप नीचे लिखोगे, यहाँ क्या आएगा आपका कॉपर, फिर उसके बाद में क्या है पारा जिसको मरकरी बोलते हो आप, फिर क्या है आपके एजी आयरन यानी गोल्ड, सॉरी सिल्वर, और ये क्या हो जाएगा एयू, ये क्या आपका चांदी इसको बोलते हैं एजी, और ये क्या हो गया आरन सोना। ये इनके लैटिन नाम है। अपन 9th में पढ़े हुए हैं कि कुछ तत्वों के नाम लैटिन भाषा से भी स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके कम सक्रिय हैं। ये सारे कौन से तत्व हैं? कम सक्रिय तत्व है। अब देखो कॉपर था, कॉपर कम सक्रिय है और जिंक क्या है आपका ज्यादा सक्रिय, इसीलिए क्या बन गया आपका जिंक सल्फेट का निर्माण हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है सक्रियता श्रेणी, और कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है सक्रियता श्रेणी के जो कम सक्रिय और अधिक सक्रिय तत्व है, दो दो एग्जाम्पल लिखो, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का। तो आपको हर तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं अपन विस्थापन अभिक्रिया को विस्तार से। जो ये है ये उदाहरण किसका है आपका एकल विस्थापन का। एकल विस्थापन, एकल विस्थापन से तात्पर्य है एक ही तत्व का विस्थापन हुआ है। कॉपर की जगह कौन आ गया? जिंक। ठीक है, सिर्फ यहां परिवर्तन हुआ है। अब द्विविस्थापन में और एकल विस्थापन में क्या अंतर है उसको देख लो। दूसरा देखते हैं अपन द्विविस्थापन। द्विविस्थापन जैसे AB प्लस CD, क्रियाकारक क्या है आपके? 2 हैं। अब उत्पाद कैसे बनेंगे? A और C और B और क्या हो गया आपका D। देखो आपके क्रियाकारक क्या थे? AB प्लस CD, इन्होंने क्रिया करके उत्पाद क्या बनाया? AC प्लस BD, मतलब B का भी विस्थापन हो गया और आपके C का भी विस्थापन हो गया। 2 का विस्थापन हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने? द्विविस्थापन। सिंपल सा है, एकल विस्थापन में 1 का होगा, द्वि में क्या होगा आपका 2 का होगा। उदाहरण देखते हैं, कॉपर सल्फेट दे रखा आपके, एक तो अपन ने लिया कॉपर सल्फेट, दूसरा लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, अब क्या बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्या बन रहा है आपके? कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। देखो इसको, ये द्विविस्थापन का उदाहरण है, ये बहुत बार पूछा जाता है। एकल विस्थापन तो कहीं से भी कोई भी समीकरण डाल दोगे तो आसानी से हो जाएगा। द्विविस्थापन में क्या कॉपर सल्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करवाई, 2 कंपाउंड या 2 तो ये है 2 ही है, तो कॉपर ने क्या किया आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्शन करके क्या बनाया? कॉपर हाइड्रोक्साइड। और सोडियम ने किसको रिप्लेस कर दिया आपके? इसको रिप्लेस, सोडियम ने क्या किया? सोडियम अधिक सक्रिय तत्व है, अभी अपन ने देखा था। इसने क्या किया? इसको हटा दिया और किससे रिएक्शन कर ली? सल्फेट से। तो एक तो बन गया सोडियम अधिक सक्रिय है, कॉपर को हटा दिया उसने, और क्या बना लिया? सोडियम सल्फेट बना लिया। ये देखो, ये सोडियम सल्फेट बन गया क्योंकि सोडियम ज्यादा सक्रिय है।
पहले पोटेशियम आता है और दूसरे नंबर पे कौन है आपका, सोडियम है। ठीक है, नहीं है समझ में? कॉपर सल्फेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम ज्यादा सक्रिय है तो उसने क्या किया, कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया और क्या बना लिया, सोडियम सल्फेट। फिर क्या करा, कॉपर किससे जुड़ गया आपके, हाइड्रोक्सिल आयन से, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। ये एग्जाम्पल है आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, अब अगला देखते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार में अपघटनीय अभिक्रियाएं। अगला प्रकार है आपका अपघटन अभिक्रिया। मतलब अपघटन का मतलब होता है टुकड़ों में टूटना। अगला अभिक्रियाओं का प्रकार है अपघटनीय अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक टूट जाए या एक यौगिक है दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाए, तो इसको ऐसे परिभाषित करेंगे, इसमें अपघटन अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक क्या बनाएंगे, आपके उत्पाद बनाएंगे, उसे क्या कहेंगे अपन, अपघटन। अब देखो अपघटन अभिक्रियाएं 3-4 प्रकार की दे रखी है आपके सिलेबस में। जल अपघटन भी दे रखा है, विद्युत अपघटन दे रखा है, ऊष्मीय अपघटन दे रखा है, तो अपन सबको अलग से पढ़ेंगे। तो अपघटन में दे रखा है सबसे पहले विद्युत अपघटन। अपघटन में पहला प्रकार है विद्युत अपघटन। सिंपल सी बात है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो भी यौगिक होगा अपने आयनों में बट जाए। इस प्रकार के अपघटन में हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, इस प्रकार के अपघटन में किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में टूट जाएगा। अपने आयनों में टूट जाएगा, उसे क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं आपके सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक NaCl है। ठीक है, NaCl में अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, तीर के निशान के ऊपर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, Na और Cl आयनों में टूट जाएगा। अगर अपन ने साधारण नमक में सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित की तो वो सोडियम और क्लोराइड आयनों में टूट जाएगा। इसके अगर इसे क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। ठीक है, जल का भी विद्युत अपघटन होता है, जल किस में टूट जाएगा, H+ और OH- आयनों में। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी सूटेबल एग्जाम्पल हो वो डाल सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं आपका ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय का मतलब क्या होगा, उसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, ताप देंगे। अगला प्रकार है आपका ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, इसमें क्या करेंगे, जो भी आपका यौगिक है, जैसे अपन ने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसका
का मतलब क्या है, इसको गर्म कर रहे हैं। ये डेल जो सिंबल है बाहर में देखो रे, ये किसका प्रतीक है, गर्म करने का प्रतीक है। यहाँ लिख सकते हो आप गर्म करने पर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हो तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है। इसको बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। तो ये अपघटन अभिक्रिया वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। इसमें किसी भी प्रकार का वो अपघटन पूछ सकता है, ऊष्मीय अपघटन पूछ सकता है, विद्युत अपघटन पूछ सकता है। अगला है प्रकाश अपघटन, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई यौगिक टुकड़ों में टूटता है तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, तो अगला देखते हैं प्रकाशीय अपघटन। देखो यहाँ सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपघटन का प्रकार कौन सा है, ऊष्मा ले रहा है, जल ले रहा है या प्रकाश ले रहा है। आपके तीन ही दे रखे। अगला है आपका प्रकाशीय अपघटन। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे और ये ध्यान नहीं लगाओगे, पेपर में आया 50% कोर्स कम हो गया, अब पता नहीं चले जो पढ़ा वो तो नहीं हुआ कम और जो नहीं पढ़ा वो कम हो गया। तो अपन को इस बात पे गौर नहीं करना है 50 कम हुआ है 60 कम हुआ है, अपन तो पढ़ते रहो। ठीक है, तो प्रकाशीय अपघटन में क्या होगा, देखो आप प्रकाशीय अपघटन में क्या करेंगे, अपन प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, किसी रासायनिक यौगिक का क्या करेंगे, अपघटन करेंगे। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसको HBr बोलते हैं। अब यहाँ क्या किया आपने, प्रकाश डाला, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, देखो वो प्रकाश ना लिखे अगर वो H लिख दे तो इसका मतलब भी क्या है आपका, प्रकाश। ये कौन सी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणों को प्रदर्शित करने का तरीका है H। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको न्यू बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं न्यू। V नहीं है ये, V तो ऐसे लिखा जाता है, हरकत नहीं है, मेरे इधर घूम रहा है। ठीक है, अगर प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अपघटन। ये हाइड्रोजन और ब्रोमाइड में क्या हो जाएगी, आपकी टूट जाएगी। तो ये है आपके अपघटन के प्रकार। विद्युत अपघटन देखा, ऊष्मीय अपघटन देखा और तीसरा देखा आपके प्रकाशीय अपघटन। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अपघटन पूछ रहा है। अगर डायरेक्ट ही अपघटन या विक्रिया पूछ रहा है तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके रासायनिक अभिक्रियाओं में एक प्रकार था अपघटनीय अभिक्रिया, मतलब यौगिक किसी की उपस्थिति में टूट रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद में। अब अगला पढ़ते हैं मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। इनके नाम से ही पता चल रहा है, मंद अभिक्रिया मतलब जिसको पूर्ण होने में लंबा टाइम लगेगा। दूसरी आपकी है तीव्र अभिक्रिया। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, एक है मंद अभिक्रिया और दूसरी आपकी तीव्र अभिक्रिया। इनके नाम से प्रतीत होता, मंद का मतलब इसको कंप्लीट होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, तीव्र का मतलब हो सकता है कुछ सेकंडों में पूरा हो जाए, सेकंड के भी कुछ हिस्से में कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं तीव्र अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं होती है कुछ सेकंड में पूर्ण हो जाती है। इनको कैसे परिभाषित करोगे, ये अभिक्रियाएं कुछ सेकंड में ही पूर्ण हो जाती है। अब देखो परिभाषा कोई नहीं पूछेगा क्योंकि सिंपल सा इसके नाम से आप परिभाषा बना लोगे। वो पूछेगा आपसे उदाहरण, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया आपने HCl से करवाई तो क्या बन रहा है आपका NaCl
जल बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? NaCl और जल। तो तीव्र अभिक्रिया वो होती है जो कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से में हो जाती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया आपने HCl से करवाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई, तो क्या बन गया आपका? सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण हो गया। ये अभिक्रिया कुछ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, इसलिए किसमें आ रही है आपकी? तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत। कुछ पूछ रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, अगला देखते हैं अपन मंद अभिक्रिया। अगला प्रकार है आपका मंद अभिक्रिया। मतलब इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में, इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में महीने, दिन व घंटे लगते हैं। हो सकता है 1 घंटे में हो जाए, हो सकता है 1 दिन में हो जाए, हो सकता है महीने में, और हो सकता है कई सालों में हो। जो आपकी मंद अभिक्रिया है कुछ घंटों से लेके कुछ दिन में, महीनों में या कुछ सालों में क्या होती है आपकी? पूर्ण होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मंद अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो इसका बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने थोड़े दिनों पहले 2-3 क्लास से पहले आपको बताया होगा जंग। जो आपके लोहे में जो जंग लगती है वो इसके अंतर्गत आप डाल सकते हो मंद अभिक्रिया। लोहे के जो जंग लगती है उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। लोहा क्या होता है आपका? आयरन, जिसको अपन बोलते हैं Fe। और जंग लगने के लिए लोहे के पास क्या क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए और जल होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो जंग कभी नहीं लगेगी। मंद अभिक्रिया का एक उदाहरण देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जंग का लगना, लोहे की जो जंग लगती है उसके लिए 2 चीजें मुख्य हैं, ऑक्सीजन होनी चाहिए और जल होना चाहिए। ऑक्सीजन होनी चाहिए और जल होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होगी तो जंग कभी नहीं लगेगी। ठीक है, अब जंग का सूत्र देखो, Fe2O3 3H2O। अब मेरे हिसाब से समीकरण संतुलित नहीं है, तो समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या किया? मैंने यहाँ 4 लगा दिया। मैंने क्या किया? यहाँ पे 4 लगा दिया। अब यहाँ कितने आपके? यहाँ तो 2 ही है आयरन के, तो मैं क्या करूँ? 2 लगा दूँ, तो आयरन तो संतुलित हो गया आपका। देखो भाई, इधर उधर मत देखो, आयरन को तो मैंने संतुलित कर दिया। अब आपके क्या है? जल के अणु कितने हैं? 3 दूनी 6 तो ये और 3 ये, बैलेंस नहीं है, तो अपन क्या करते हैं? यहाँ पे 3 और 2 लगा देंगे, 6 तो ये हो गए, 1 ये 7 हो गए ना, 3 दूनी 6 और ये कितने हो गए? अभी भी बैलेंस गड़बड़ा रहा है, अभी भी गड़बड़ा रहा है। तो अपन क्या करें? यहाँ 6 लगा दूं क्या? अब देखो देखे बैलेंस है क्या। मैंने क्या कहा? आयरन के 4 है, आयरन 4 हो गए, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 तो ये और 3 ये, 9। अब इधर कितने हो गए? 6 और 3 हो गए, बैलेंस हो गए। तो ये है आपके जंग का सूत्र। ये आपको दिमाग में रखना, ये जंग का सूत्र है। Fe2O3 और 3H2O। Fe2O3 भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। क्या लिखोगे? Fe2O3। अगर यहाँ जल की जगह आप अगर X भी लिख दोगे ना, देखो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, Fe2O3 XH2O, ऐसे भी लिख दोगे तो वो भी जंग का सूत्र है। तो लोहे पे जंग लगना एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। एक दिन में लोहे पे जंग नहीं लगती अगर लोहे के पानी टच नहीं होगा, मॉइस्चर टच नहीं होगी, और वहां पे क्या होगा? आपके ऑक्सीजन नहीं होगी, तो लोहे पे कभी जंग नहीं लगेगी। तो लोहे पे जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी
तब जाके आपके जंग लगेगी। ठीक है, तो ये उदाहरण है आपका मंद अभिक्रिया। अब अपन देखेंगे 2-3 अभिक्रियाएं और दे रखी है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया अगला प्रकार है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय की क्या परिभाषा होगी? देखो, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया करके उत्पाद बनाए, वह उत्पाद टुकड़ों में टूटकर क्रियाकारक बना ले। इसे क्या कहेंगे अपन? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। हर रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं, पर उत्क्रमणीय में क्या होगा? जो उत्पाद होंगे वो टूट के वापस क्या बना लेंगे? क्रियाकारक। अब इसका उदाहरण देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा N2+3H2। ठीक है, अगर मैंने ऐसा निशान लगा दिया तो ये किसको दर्शाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और क्या बन गया आपका? 2NH3। इससे सिद्ध होता है कि जो ये उत्पाद है अमोनिया, ये टूट के वापस क्या बना लेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पाद टूट के क्रियाकारक बना सकता है, जबकि जो अनुत्क्रमणीय होता है या जो नॉर्मल अभिक्रिया होती है उसमें क्या होंगे? क्रियाकारक जुड़ के क्या बनाएंगे? आपके उत्पाद का निर्माण कर लेंगे। पर यहाँ क्या होता है? उत्पाद टूट के वापस क्या बना लेता है? आपका क्रियाकारक का निर्माण कर लेता है। बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू। पढ़ो तो तुम लोग, तुम्हारे मन टाइम वैसे ही नहीं है।